दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है। मित्रों, साहनी जी के जीवन परिचय के बारे में हम पिछले वीडियो में इनकी एक और कहानी चीफ की दावत के अंतर्गत जान चुके हैं। अमृतसर आ गया एक छोटी सी घटना को केंद्र में रखकर लिखी गई बड़ी और महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी भारत पाक विभाजन के दौरान विकसित परिवेश और इसके संदर्भों को रेखांकित करती हुई एक विशिष्ट कहानी है। गाड़ी झेलम स्टेशन से निकलकर वजीराबाद से होकर हरबंशपुरा होते हुए अमृतसर पहुंचती है। यह वह समय है जब विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगे पूरे पश्चिमी पंजाब में हो रहे थे। इन दंगों की पृष्ठभूमि में ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों की मानसिकता और उनकी सोच स्टेशनों के अनुसार बनती बदलती रहती है और स्टेशनों के अनुसार ही उनका व्यवहार भी बदलता है। वजीराबाद से निकलते ही पठानों का निश्चिंत और आश्वस्त होना और अमृतसर आते ही हिंदुओं का निश्चिंत और आश्वस्त होना सांप्रदायिक भय और डर को उजागर करता है। उनके व्यवहार और उनकी सोच की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन के दौरान उत्पन्न हुए संदर्भ और सांप्रदायिक सोच विद्यमान है। मित्रों, कहानी का मूल स्वर विभाजन के दौरान विकसित हुए सांप्रदायिक संदर्भों और तनावों को पूरी गहराइयों और सिद्धांत के साथ उद्घाटित करना है। मित्रों, भीष्म साहनी जी का मानना है कि घटना का अपने आप में महत्व तभी होता है जब उसमें जीवन की कोई विडंबना छिपी हो या वह जीवन के किसी महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालती हो। घटना अपने आप में कहानी के लिए संपूर्ण सामग्री जुटाती हो, ऐसा भी नहीं है। घटना का अपने आप में महत्व तभी होता है जब उस घटना की विशिष्टता उजागर करने के लिए एक स्थिति अथवा परिस्थिति का निर्माण आवश्यक होता है। यथोचित पात्र भी इसे ताना बाना कहते हैं। वह एक स्थिति विशेष में पात्रों को सक्रिय बनाना ही है। उसी ताने बाने के एक स्थल पर पहुंचकर वह घटना घटती है। वह विश्वसनीय तभी होती है जब उससे जुड़े पात्र अपनी भूमिका में विश्वसनीय होते हैं। अमृतसर आ गया एक छोटी सी घटना को केंद्र में लिखी गई कहानी है, जिसके पात्र और संदर्भ विश्वसनीय ही नहीं, प्रमाणिक भी हैं। विभाजन के बाद की सांप्रदायिकता कहानी के केंद्र में है। दरअसल सांप्रदायिकता मानवीयता के विरोध से ही शुरू होती है। यह एक दूसरे के प्रति सद्भाव और प्रेम के स्थान पर परस्पर विरोध और घृणा के आधार पर खड़ी होती है। परस्पर विरोध और घृणा ही इसे पल्लवित और पोषित करते हैं। इस विरोध और घृणा का बुनियादी आधार भी धर्म, जाति और नस्ल है। धर्म और नस्ल के नाम पर ही मानव जाति का विभाजन और विरोध किया जाता है। एकता की जगह भेद, सहयोग की जगह विरोध और सार्वभौमिकता की जगह संकीर्णता सांप्रदायिकता के मूल तत्व हैं। मित्रों, कहानी का प्रारंभ 1947 में हिंदुस्तान के आजाद होने और पाकिस्तान के बनने से होता है। हिंदुस्तान का विभाजन दो राष्ट्रों के सिद्धांत को आधार बनाकर किया गया था। मुस्लिम लीग की यह दलील थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग जीवन दृष्टियां हैं और दोनों के रहन सहन अलग-अलग हैं, जबकि हकीकत यह थी कि दोनों संप्रदाय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रचंड शोषण के शिकार थे। कहानी के सभी पात्र, चाहे वे पठान हो, दुबला पतला बाबू हो या फिर ट्रेन में यात्रा कर रहे अन्य पात्र हों, सभी पात्र निम्न मध्य वर्गीय और शोषित हैं। और ये सभी पात्र इस तथ्य से परिचित नहीं है कि पाकिस्तान क्यों बन रहा है, उसके पीछे कौन सी राजनीति कार्य कर रही है। अमृतसर जा रही ट्रेन में यात्रा कर रहे कहानी के ये पात्र पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अवधारणाओं को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाते हैं कि जिन्ना साहब बंबई में रहेंगे कि पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और कि लाहौर और गुरदासपुर हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में चले जाएंगे। दूसरी तरफ देश के आजाद होने के जश्न की तैयारियां चल रही थी और इसी की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और इन दंगों में दोनों देशों में लोग मारे जा रहे थे और दोनों देशों के कई शहर भी इसी सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहे थे। मित्रों, विभाजन के फैसले से ही दोनों देशों में सांप्रदायिकता के वे बीज बोए गए जो आज कई विषैले वृक्षों के रूप में बदल गए हैं।
इसका असर न सिर्फ आम लोगों की सोच, उनके विचार और उनकी जीवन शैली पर पड़ रहा है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही सांप्रदायिकता के कारण आम लोगों में वैज्ञानिक सोच का कोई सूत्रपात नहीं हुआ, बल्कि धार्मिक और पुराणपंथी अवधारणाएं कब्रगाहों से निकलकर फिर सामने आ गई और इन पुराणपंथी अवधारणाओं ने मानव जीवन को अपने बाहुपाश में कसकर लपेट लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, नस्लवाद और जातिवाद फल फूल रहा है। यह सच आत्मघाती प्रवृत्तियों की तरह हमारे समाज में मौजूद है। कहानी का मुख्य स्वर इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण तत्कालीन परिवेश में सांप्रदायिक सोच और सांप्रदायिकता के क्रूरतम स्वरूप को रेखांकित करना है। आइए चलते हैं भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम के किस्से सुनाते रहे थे। वह लाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बात बात पर खीखी करते हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते रहे थे। मित्रों, लाम अर्थात फौज का दस्ता या समूह। डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे। उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ था। वह आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था। वह दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था, क्योंकि किसी किसी वक्त वे आपस में पश्तो में बातें करने लगते थे। मेरे सामने दाईं ओर कोने में एक बुढ़िया मुंह सिर ढांपे बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ लोग रहे होंगे। संभव है 2-1 और मुसाफिर भी रहे हों, पर वे स्पष्टतः मुझे याद नहीं। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बतिया रहे थे और बाहर गेहूं के खेतों में हल्की हल्की लहरियां उठ रही थी और मैं मन ही मन बड़ा खुश था, क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने जा रहा था। उन दिनों के बारे में सोचता हूं तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीता जान पड़ता है। मित्रों, झुटपुटा अर्थात थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाने का समय। ज्यों-ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, ये झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया था और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी, पर किसी की भी कल्पना बहुत दूर तक नहीं जा पाती थी। मेरे सामने बैठे सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहिब बंबई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और मेरा हर बार यही जवाब होता था, बंबई क्यों छोड़ेंगे, पाकिस्तान में आते जाते रहेंगे। बंबई छोड़ देने में क्या तुक है। लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस ओर जाएगा। मिल बैठने के ढंग में, गपशप में, हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई नहीं जानता था कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत। एक ओर पाकिस्तान बन जाने का जोश था, तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आजाद हो जाने का जोश। जगह जगह दंगे भी हो रहे थे और योम आजादी की तैयारियां भी चल रही थी। तो योम अर्थात दिवस या दिन, तारीख। योम आजादी अर्थात स्वतंत्रता दिवस। इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद हो जाने पर दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे। वातावरण में इस झुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ ही साथ अनिश्चय भी डोल रहा था। और इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावी रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती थी। शायद जेहलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। अब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल निकाल कर अपने साथियों को देने लगा। फिर वह हंसी मजाक के बीच
मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा था। काले, बाबू, ताकत आएगी, हम जैसा हो जाएगा, बीवी भी तेरे साथ खुश रहेगी। काले दालकोर, तू दाल खाता है इसलिए दुबला है। डिब्बे में लोग हंसने लगे थे। बाबू ने पश्तो में कुछ जवाब दिया और फिर मुस्कुराता सिर हिलाता रहा। इस पर दूसरे पठान ने हंसकर कहा, वो जालिम, हमारे हाथ से नहीं लेता है तो अपने हाथ से उठा ले। खुदा कसम, बर का गोश्त है और किसी चीज का नहीं है। ऊपर बैठा पठान ठहक कर बोला, वो खंजीर के तुम, इधर तुम्हें कौन देखता है? हम तेरी बीवी को नहीं बोलेगा। ओ, तो हमारे साथ बोटी तोड़, हम तेरे साथ दाल पिएगा। इस पर कह कहा उठा, पर दुबला पतला बाबू हंसता सिर हिलाता रहा और कभी कभी दो शब्द पश्तो में भी कह देता। वो कितना बुरा बात है, हम खाता है और तू हमारा मुंह देखता है। सभी पठान मगन थे। यह इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए हैं, तुलकाए सरदार जी बोले और बोलते ही खी करने लगे। अधलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोंद सीट के नीचे लटक रही थी। तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए हो, इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं। और सरदार जी ने मेरी ओर देखकर आंख मारी और फिर खी करने लगे। मांस नहीं खाता है बाबू, तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो, इधर क्या करता है? फिर कह कहा उठा। डब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे, लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। मित्रों, बेतकल्लुफी अर्थात निसंकोचता। वो इधर आकर बैठो, तुम हमारे साथ बैठो, आओ जालिम, किस्सा खानी की बातें करेंगे। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया था। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे। कौन सा स्टेशन है? किसी ने पूछा। वजीराबाद है शायद, मैंने बाहर की ओर देखकर कहा। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही और छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था। तभी वह भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया। छलछलाते लोटे में से पानी गिर रहा था, लेकिन जिस ढंग से वह भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था। नल पर खड़े और लोग भी, तीन चार आदमी रहे होंगे, इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए थे। इस तरह घबराकर भागते लोगों को मैं देख चुका था। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया, मगर डिब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था। कहीं कोई गड़बड़ है, मेरे पास बैठे दुबले बाबू ने कहा। कहीं कुछ था, लेकिन क्या था कोई भी स्पष्ट नहीं जानता था। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भी भांप गया था। भागते व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे, घरों की छतों पर खड़े लोग, चुप्पी और सन्नाटा, सभी दंगों के चिन्ह थे। तभी पिछले दरवाजे की ओर से, जो प्लेटफॉर्म की ओर न खुलकर दूसरी ओर खुलता था, हल्का सा शोर हुआ। कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था। कहां घुसा आ रहा है? नहीं है जगह, बोल दिया, जगह नहीं है, किसी ने कहा। बंद करो जी दरवाजा, जो ही मुंह उठाए घुसे आते हैं, आवाजें आ रही थी। जितनी देर कोई मुसाफिर डिब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे, अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं। पर एक बार जैसे तैसे वह अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है और वह मुसाफिर जल्दी ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है, नहीं है जगह, अगले डिब्बे में जाओ, घुसे आते हैं। दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था। तभी मैले कुचले कपड़ों और लटकती मूछों वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया। चीकट, मैले कपड़े, जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा। वह लोगों की शिकायतों, आवाजों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूमकर बड़ा सा
काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा। आ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ। वो अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था। तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई और उससे पीछे 16-17 बरस की सांवली सी एक लड़की अंदर आ गई। लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे। सरदार जी को फूलों के बल उठकर बैठना पड़ा। बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं। अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी। क्या करते हो, धकेल दो पीछे। और लोग भी चिल्ला रहे थे। वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था और उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे। और कोई डिब्बा नहीं मिला? औरत जात को भी यहाँ उठा लाया है? वह आदमी पसीने से तर था और हाँफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था। संदूक के बाद रस्सियों से बंधी खाट की पाटियां अंदर खींचने लगा। टिकट है जी मेरे पास, मैं बेटिकट नहीं हूं। इस पर डिब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए, पर बर्थ पर बैठा पठान उचक कर बोला, निकल जाओ इधर से, देखता नहीं है इधर जगह नहीं है। और पठान ने आव देखा नताब आगे बढ़कर ऊपर से ही उस मुसाफिर की लात जमा दी। और लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वहीं हाय हाय करती बैठ गई। उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था। वह बराबर अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था, पर डिब्बे में मौन छा गया। खाट की पार्टियों के बाद बड़ी बड़ी गठरियां आई। इस पर ऊपर बैठे पठान की सहन क्षमता चूक गई। निकालो इसे, कौन है ये? वह चिल्लाया। इस पर दूसरे पठान ने, जो नीचे की सीट पर बैठा था, उस आदमी का संदूक दरवाजे में से नीचे धकेल दिया, जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था। उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए थे। केवल कोने में बैठी बुढ़िया करलाए जा रही थी। ए नेक बख्तों, बैठने दो। आजा बेटी, तू मेरे पास आजा, जैसे तैसे सफर काट लेंगे। छोड़ो बे जालिमो, बैठने दो। अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा, तब सहसा गाड़ी सरकने लगी। छूट गया, सामान छूट गया। वह आदमी बदहवास सा होकर चिल्लाया, पिताजी सामान छूट गया। संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सिर से पांव तक कांप रही थी और चिल्लाई जा रही थी, उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हड़बड़ाकर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पाटियां और गठरियां बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़कर नीचे उतर गया। उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे को दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने, बहुत बुरा किया है। बुढ़िया ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है। छोटी सी बच्ची उसके साथ थी। बेरहमो, तुमने बहुत बुरा किया है, धक्के देकर उतार दिया है। गाड़ी सूने प्लेटफॉर्म को लांघती आगे बढ़ गई। डिब्बे में व्याकुल सी चुप्पी छा गई। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया था। पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने मेरे बाजू पर हाथ रखकर कहा, आग है, देखो आग लगी है। गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई थी और शहर पीछे छूट रहा था। तभी शहर की ओर से उठते हुए धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे। दंगा हुआ है, स्टेशन पर भी लोग भाग रहे हैं, कहीं दंगा हुआ है। शहर में आग लगी थी। बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। जब गाड़ी शहर छोड़कर आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया। मैंने घूमकर डिब्बे के अंदर देखा। दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी। मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी। डिब्बे में तनाव आ गया था। लोगों ने बतियाना बंद कर दिया। तीनों के तीनों पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे। सभी मुसाफिरों की आंखें पहले से ज्यादा खुली खुली, ज्यादा शंकित सी लगी। यही स्थिति संभवतः गाड़ी के सभी डिब्बों में व्याप्त हो रही थी। कौन सा स्टेशन था यह? डिब्बे में किसी ने पूछा। वजीराबाद, किसी ने उत्तर दिया। जवाब मिलने पर
डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई। पठानों के मन का तनाव फौरन ढीला पड़ गया, जबकि हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज्यादा गहरी हो गई। एक पठान ने अपनी बास्केट की जेब में से नस्वार की डिब्बियां निकाली और नाक में नस्वार चढ़ाने लगा। अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बियां निकालकर नस्वार चढ़ाने लगे। बुढ़िया बराबर माला जपे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके बुदबुदाते होठ नजर आते, लगता उनमें से कोई खोखली सी आवाज निकल रही है। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो वहां भी सन्नाटा था। कोई परिंदा तक नहीं फड़क रहा था। हाँ, एक भिश्ती पीठ पर पानी की मशकल लादे प्लेटफॉर्म लांग कर आया और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा। लो पियो पानी, पियो पानी। औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे। बहुत मारकाट हुई है, बहुत लोग मरे हैं। लगता था वह इस मारकाट में अकेला पुण्य कमाने चला आया है। गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। दूर दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाजें आने लगी। किसी अज्ञात आशंकावश दुबला बाबू मेरे पास वाली सीट पर से उठा और 2 सीटों के बीच फर्श पर लेट गया। उसका चेहरा अभी भी मुर्दे जैसा पीला हो रहा था। इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा। ओ बेगैरत, तुम मर्द है कि औरत है? सीट पर से उठकर नीचे लेटता है? तुम मर्द के नाम को बदनाम करता है। वह बोल रहा था और बार बार हंसे जा रहा था। फिर वह उससे पश्तो में कुछ कहने लगा। बाबू चुप बना लेटा रहा। अन्य सभी मुसाफिर चुप थे। डिब्बे का वातावरण बोझिल बना हुआ था। ऐसे आदमी को हम डिब्बे में नहीं बैठने देगा। ओ बाबू, अगले स्टेशन पर उतर जाओ और जनाना डब्बे में बैठो। मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी। हकलाकर चुप हो रहा। पर थोड़ी देर बाद वह अपने आप उठकर सीट पर जा बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा। वह क्यों उठकर फर्श पर लेट गया था? शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी। शायद इसी कारण खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे थे। कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी थी। डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। कभी गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। हाँ, उन्होंने भी बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई भी शामिल होने वाला नहीं था। धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे, जबकि अन्य मुसाफिर फटी फटी आंखों से शून्य में देखे जा रहे थे। बुढ़िया मुंह सिर लपेटे टांगे सीट पर चढ़ाए बैठी बैठी सो गई थी। ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अधलेटे ही कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बीह निकाल ली और उसे धीरे धीरे हाथ में चलाने लगा। तो तस्बीह अर्थात माला अथवा सुमरनी। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया और चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी अधिक रहस्यमयी हो उठी। किसी किसी वक्त दूर किसी ओर आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर चल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगाड़ती हुई आगे बढ़ने लगती, फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती। सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देखकर ऊंची आवाज में बोला, हरबंसपुरा निकल गया है। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। वह जैसे चीख कर बोला था। डिब्बे के सभी लोग उसकी आवाज सुनकर चौंक गए। उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज को ही सुनकर करवट बदली। ओ बाबू, चिल्लाता क्यों है? तस्बीह वाला पठान चौंक कर बोला, इधर उतरेगा तुम? जंजीर खींचूं? और खी खी करके हंस दिया। जाहिर है वह हरबंसपुरा की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था। बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल सिर हिला दिया और एकाध बार पठान की ओर देखकर फिर खिड़की के बाहर झांकने लगा। डब्बे में फिर मौन छा गया। तभी इंजन ने सीटी दी
और उसकी एकरस रफ्तार टूट गई। थोड़ी ही देर बाद खटाक का सा शब्द भी हुआ। शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी। बाबू ने झांक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ी जा रही थी। शहर आ गया है। वह फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया। अमृतसर आ गया है, उसने फिर से कहा और उछलकर खड़ा हो गया और ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया, ओबे पठान के बच्चे, नीचे उतर। तेरी माँ की, नीचे उतर, तेरे उस पठान बनाने वाले की मैं। बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा। तस्बीह वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देखकर बोला, वो क्या है बाबू, हमको कुछ बोला? बाबू को उत्तेजित देखकर अन्य मुसाफिर भी उठ बैठे। नीचे उतर तेरी मैं, हिंदू औरत को लात मारता है, हरामजादे, तेरी उस। ओ बाबू, बकबक नहीं करो। वो खजीर के तुख्म, गाली मत बको। हमने बोल दिया, हम तुम्हारा जबान खींच लेगा। गाली देता है मादर, बाबू चिल्लाया और उछलकर सीट पर चढ़ गया। वह सिर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार जी बोले, यह लड़ने की जगह नहीं है। थोड़ी देर का सफर बाकी है, आराम से बैठो। तेरी मैं लात न तोड़ूं तो कहना। गाड़ी तेरे बाप की है, बाबू चिल्लाया। वो हमने क्या बोला? सभी लोग उसको निकालता था, हमने भी निकाला। ये इधर हमको गाली देता है, हम इसका जबान खींच लेगा। बुढ़िया बीच में फिर बोल उठी, वे जीण जो गए, आराम नाल बैठो। वे रब दिए बंदों, कुछ होश करो। उसके होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ाए जा रहे थे और उनमें से क्षीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाबू चिल्लाए जा रहा था, अपने घर में शेर बनता था, अब बोल, तेरी मैं उस पठान बनाने वाले की। तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफार्म पर रुकी। प्लेटफार्म लोगों से खचाखच भरा था। प्लेटफार्म पर खड़े लोग झांक झांक कर डिब्बों के अंदर देखने लगे। बार बार लोग एक ही सवाल पूछ रहे थे, पीछे क्या हुआ है, कहां पर दंगा हुआ है। खचाखच भरे प्लेटफार्म पर शायद इसी बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ है। प्लेटफार्म पर खड़े दो तीन खोमचे वालों पर मुसाफिर टूट पड़ रहे थे। सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी। इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डिब्बे के बाहर प्रकट हो गए और खिड़की में से झांक झांक कर अंदर देखने लगे। अपने पठान साथियों पर नजर पड़ते ही वे उनसे पश्तो में कुछ बोलने लगे। मैंने घूम कर देखा, बाबू डिब्बे में नहीं था। न जाने कब वह डिब्बे में से निकल गया था। मेरा माथा ठिनका। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। न जाने क्या कर बैठे। पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी गठरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए। जो विभाजन पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता रहा था, अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था। खोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छंटने लगी। लोग अपने अपने डिब्बों में लौटने लगे। तभी सहसा एक ओर से मुझे वह बाबू आता दिखाई दिया। उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था और माथे पर बालों की लट झूल रही थी। नजदीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी। जाने वो उसे कहां मिल गई थी। डिब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ के पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरका दिया। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को उठी, पर डिब्बे में पठानों को न पाकर वह हड़बड़ाकर चारों ओर देखने लगा। निकल गए हरामी, मादर, सबके सब निकल गए। फिर वह सिटपिटाकर उठ खड़ा हुआ, चिल्लाकर बोला, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम सब नामर्द हो, बुज़दिल। पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी। बहुत से नए मुसाफिर आ गए थे। किसी ने उसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। गाड़ी सरकने लगी तो वह फिर मेरी वाली सीट पर आ बैठा, पर वह बड़ा उत्तेजित था और बराबर बड़बड़ाई जा रहा था। धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खा ली थी और पानी पी लिया था और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी थी
जहां उनके जान माल को खतरा नहीं था। नए मुसाफिर बतिया रहे थे। धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी थी। कुछ देर बाद लोग ऊँघने भी लगे थे, मगर बाबू अभी भी फटी फटी आंखों से सामने की ओर देखे जा रहा था। बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकलकर किस ओर को गए हैं। उसके सिर पर जुनून सवार था। गाड़ी के हिसकोलों में मैं खुद ऊँघने लगा था। डिब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी। बैठे बैठे ही नींद में मेरा सिर कभी एक ओर को लुढ़क जाता, कभी दूसरी ओर को। किसी किसी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त से पड़े सरदार जी के खर्राटे सुनाई देते। अमृतसर पहुंचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे पसार कर लेट गए थे। डिब्बे में तरह तरह की आड़ी तिरछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे। उनकी विभत्स मुद्राओं को देखकर लगता डिब्बा लाशों से भरा है। पास बैठे बाबू पर नजर पड़ती तो कभी तो वह खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता, कभी दीवार से पीठ लगाए तनकर बैठा नजर आता। किसी किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती। तभी लगता जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठकर बैठ जाता। इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी और डिब्बे में अंधेरा था। मैंने उसी तरह अधलेटे खिड़की में से बाहर देखा। दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे। स्पष्टतः गाड़ी कोई स्टेशन लांग कर आई थी, पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से अस्फुट स्वर सुनाई दिए। दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नजर आया। नींद की खुमारी में मेरी आंखें कुछ देर तक उस पर लगी रहीं, फिर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया। डिब्बे के अंदर अंधेरा था, बत्तियां बुझी हुई थीं, लेकिन बाहर लगता था पौ फटने वाली है। मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज को खरोंचने की सी आवाज आई। मैंने दरवाजे की ओर घूमकर देखा। डिब्बे का दरवाजा बंद था। मुझे फिर से दरवाजा खरोंचने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाजा पटपटा रहा था। मैंने झांक कर खिड़की के बाहर देखा। सचमुच एक आदमी डिब्बे की 2 सीढ़ियां चढ़ आया था। उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी और हाथ में लाठी थी, और उसने बदरंग से कपड़े पहन रखे थे और उसके दाढ़ी भी थी। फिर मेरी नजर बाहर नीचे की ओर आ गई। गाड़ी के साथ साथ एक औरत भागती चली आ रही थी, नंगे पांव, और उसने 2 गठरियां उठा रखी थी। बोझ के कारण उससे दौड़ा नहीं जा रहा था। डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़कर देख रहा था और हाँफता हुआ कहे जा रहा था, आजा आजा, तू भी चढ़, आ आजा। दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई। खोलो जी दरवाजा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो। वह आदमी हाँफ रहा था। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ में औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह बाहर निकालकर बोला, कौन है? इधर जगह नहीं है। बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गिड़ाने लगा, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलो, गाड़ी निकल जाएगी। और वह आदमी खिड़की में से अपना हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए सिटकनी टटोलने लगा। नहीं है जगह, बोल दिया, उतर जाओ गाड़ी पर से, बाबू चिल्लाया और उसी क्षण लपक कर दरवाजा खोल दिया। या अल्लाह! उस आदमी के अस्फुट से शब्द सुनाई दिए दरवाजा खुलने पर, जैसे उसने इत्मीनान की सांस ली हो। और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा। एक ही भरपूर वार बाबू ने उस मुसाफिर के सिर पर किया था। मैं देखते ही डर गया और मेरी टांगें लरज गई। मुझे लगा जैसे छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े हुए थे। कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी। तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की 2-3 धारें एक साथ फूट पड़ी। मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए। वह 2-1 बार या अल्लाह बुदबुदाया, फिर उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा, अधुंधी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थी, मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हों कि वह कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है।
मित्रों, अदावत अर्थात शत्रुता। इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था। उसके होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफेद दांत फिर से झलक उठे। मुझे लगा जैसे वह मुस्कुराया है, पर वास्तव में केवल क्षय के कारण होठों में बल पड़ने लगे थे। नीचे पटरी के साथ भागती औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी। उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है। वह अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पा रहा है, कि उसका पैर जम नहीं पा रहा है। वह गाड़ी के साथ-साथ भागती हुई अपनी 2 गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़-पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी। तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए और वह कटे पेड़ की भांति नीचे जा गिरा। और उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया, मानो दोनों का सफर एक साथ ही खत्म हो गया हो। बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुत का बुत बना खड़ा था। लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी। मुझे लगा जैसे वह छड़ को फेंक देना चाहता है, लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा। उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था। मेरी सांस अभी भी फूली हुई थी और डिब्बे के अंधियारे कोने में मैं खिड़की के साथ सट कर बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था। फिर वह आदमी खड़े-खड़े हिला। किसी अज्ञात प्रेरणावश वह एक कदम आगे बढ़ाया और दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा। गाड़ी आगे निकलती जा रही थी। दूर पटरी के किनारे अंधियारा पुंज सा नजर आ रहा था। बाबू का शरीर हरकत में आया। एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे के बाहर फेंक दिया, फिर घूमकर डिब्बे के अंदर दाएं-बाएं देखने लगा। सभी मुसाफिर सोए पड़े थे। मेरी ओर उसकी नजर नहीं उठी। थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा, फिर उसने घूमकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा, अपने दोनों हाथों की ओर देखा, फिर एक-एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर उन्हें सूंघा, मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बू तो नहीं आ रही है। फिर वह दबे पांव चलता हुआ आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। धीरे-धीरे झुटपुटा छंटने लगा, दिन खुलने लगा, साफ-सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी। किसी ने जंजीर खींचकर गाड़ी को खड़ा नहीं किया था। छड़ खाकर गिरी, उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी। सामने गेहूं के खेतों में फिर से हल्की-हल्की लहरियां उठने लगी थी। सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे। मेरे बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सिर के पीछे रखे सामने की ओर देखे जा रहा था। रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे-छोटे बाल उग आए थे। अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो। बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डरकर ही वे पठान डिब्बे में से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते। और सरदार जी हंसने लगे। बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभत्स से मुस्कान, और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा। मित्रों, कहानी यहाँ खत्म होती है। पूरी कहानी में सांप्रदायिक तनाव, दहशत और डर निरंतर विद्यमान रहता है। कहानी की घटनाओं में दंगे कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं होते, लेकिन दंगों के दौरान विकसित मानसिकता और तनाव पूरी कहानी में शिद्दत और गहराई से रहता है। कहानी सांप्रदायिक सोच और तनाव को पूरी गहराई और मार्मिकता से सामने लाती है। जब विभाजन के बाद के दंगे समाप्त हो गए, तो एक बात उभर कर सामने आई कि इन दंगों में खाते-पीते घर के लोग शिकार नहीं हुए, बल्कि वे लोग हुए जो गरीब थे, शोषित थे और छोटा-मोटा काम-धंधा करके अपनी जीविका चलाते थे। यही लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए। कहानी में सफर के दौरान प्रताड़ित दोनों पात्र, चाहे वह हिंदू औरत हो या फिर गाड़ी में चढ़ने की कोशिश करता हुआ मुस्लिम यात्री हो, दोनों गरीब, असहाय और शोषित हैं। मित्रों, कहानी विभाजन के बाद के संदर्भ को रेखांकित करती है। जब पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, लोग अपना घर-बार छोड़कर किसी सुरक्षित जगह में पहुंच जाना चाहते थे। गाड़ी में सफर करने वाले देखते हैं कि शहर में आग लगी है और लोग भाग रहे हैं। भीष्म साहनी इस आतंकग्रस्त स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं, मुझे लगा जैसे अपनी-अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है। सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया
शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में चल रही थी। मित्रों, कहानी में सांप्रदायिक सोच का एक धरातल तब देखने को मिलता है जब गाड़ी वजीराबाद स्टेशन से निकलती है और पठानों की अंतःचेतना में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान विकसित तनाव मौजूद है और इसलिए वे एक और दुबले पतले बाबू का उपहास करते हैं, उसे दाल पीने वाला कहते हैं और दूसरी गरीब हिंदू औरत की छाती पर लात मारकर संतोष महसूस करते हैं। कहानी में वजीराबाद एक प्रतीक है मुस्लिम बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का, और अमृतसर एक दूसरा प्रतीक है हिंदू बहुल इलाके और सांप्रदायिक सोच का। कहानी में दूसरा धरातल तब देखने को मिलता है जब गाड़ी हरबंशपुरा से निकलकर अमृतसर की ओर जाती है, जो हिंदुओं और सिखों का शहर है, और जहां दुबला पतला बाबू सांप्रदायिक उन्माद से ग्रस्त होकर शेर हो जाता है और पठानों को गालियां देता हुआ डिब्बे के तमाम लोगों को धुतकारता है कि उन्होंने पठानों को क्यों जाने दिया, और अंततः किसी दूसरे स्टेशन पर रात के अंधेरे में एक मुसलमान को मारकर शांत होता है। मित्रों, ये दोनों धरातल अपने उग्रतम और क्रूरतम रूप में सांप्रदायिक सोच को उभारते हैं, जो कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। पूरी कहानी में सांप्रदायिक तनाव मौजूद रहता है, कभी पठानों की सोच और हिंसा के रूप में, तो कभी बाबू की सोच और उसकी हिंसा के रूप में। दरअसल अमृतसर आते ही दुबले पतले बाबू में अचानक ऊर्जा और शक्ति का आ जाना हमारी सामूहिक सोच और सामाजिक स्थितियों का द्योतक है। सांप्रदायिकता का जहर सामूहिक शक्ति बनकर हमारी चेतना का नाश करता है और मनुष्य को विवेकहीन बनाता है। सांप्रदायिक मानसिकता का जितना गहरा और सूक्ष्म चित्रण भीष्म जी की कहानियों में देखने को मिलता है, उतना शायद ही किसी अन्य कथाकार की कहानियों में नहीं मिलता। सांप्रदायिक मानसिकता का चित्रण करते समय भीष्म जी उन स्थितियों और कारणों का उल्लेख नहीं करते जिनके कारण ऐसी मानसिकता बनी, बल्कि उस मानसिकता की विषाक्तता का संकेत करते हैं और बताते हैं कि यह मानसिकता किस तरह पूरे समाज के लिए घातक है। तो कहानी की कथा सीमित होते हुए भी कहानी का प्रवेश अत्यंत व्यापक और विस्तृत है। गाड़ी का वजीराबाद होकर अमृतसर पहुंचना और इस दौरान यात्रा करने वाले पात्रों के संवाद और कुछ घटनाएं ही कहानी के कथानक का निर्माण करती है, लेकिन इस कथानक के मूल में भारत विभाजन के दौरान उत्पन्न सांप्रदायिक संदर्भ, सांप्रदायिक विभीषिका और सांप्रदायिक सोच का बहुत ही मार्मिक और सूक्ष्म रेखांकन किया गया है। कथानक का विन्यास एक कथा के रूप में होता है। कहानी की घटनाओं और संदर्भों में एक तार्किकता रहती है। इस तार्किकता के कारण ही दृश्यों और प्रसंगों का समावेश होता है। यही कहानी के शिल्प की अद्भुत विशेषता है। भीष्म साहनी की कहानियों के कथानक के बारे में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि भीष्म साहनी का कथानक विन्यास निरंतर होता है। वे वर्णन विवरण देते हैं, दृश्यता को अंकित करने के लिए अलंकार वगैरह है, यूं ही आ जाएं तो आ जाएं। पात्रों की अपनी संवाद शैली है, वर्णन का विवरण प्रसंगानुसार ढंग से है। लेखक की अपनी कोई विशिष्ट शैली नहीं, फ्लैशबैक, फैंटेसी, रूपक प्रतीक, वह सब नहीं। घटनाएं परस्पर सघन सटी जैसी छोटी छोटी देसी ईंटों से मजबूत मकान बनाया गया हो। कहानी के अंत में अपने कृत्यों के कारण और सरदार से अपनी वीरता की प्रशंसा सुनकर बाबू का विभत्स रूप से मुस्कुराना कहानी की संवेदना को बहुत शिद्दत से सामने लाता है। हत्या करके बाबू का मुस्कुराना सांप्रदायिक विभत्सता को और अधिक बढ़ाता है। मित्रों, कहानी का यह अंत आकस्मिक नहीं बल्कि बहुत सहज और स्वाभाविक है। यह कहानी हमारे समय के सबसे ज्वलंत सवाल को उठाती है। जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है, यह कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण, विशिष्ट और प्रासंगिक है, क्योंकि आज फिर हमारे समाज में सांप्रदायिक ताकतें बहुत तेजी से सक्रिय हो गई हैं। आज फिर सांप्रदायिक सोच हमारे सामने एक विकराल रूप में है। असहिष्णुता, असंवेदनशीलता और संकीर्णता हमारे समय और समाज में फिर से व्याप्त हो रहे हैं। तो मित्रों, यह थी भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।